जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे 50 प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और आज तो आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का रिवीजन क्लास है। इस क्लास में मैं जितना भी प्रश्न लिया हूँ ये पहले कराया जा चुका है, और जब आज रिवीजन क्लास आप करोगे तो जो भी आपको नहीं आएगा वो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मेरे भाई, अगर उस तरह से जीके को आप पढ़ोगे ना तो जल्दी याद नहीं होगा, और पढ़ने के बाद आप हमेशा रिवीजन करते रहोगे ना तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इससे पहले कल जो क्लास हुआ था तो उसमें मैं कुछ होमवर्क दिया था। मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ। ये तो मैं आप लोगों को बताया था। मैं ये बोला था कि चंपारण सत्याग्रह कब से शुरू हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करके बताए हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं ना, तो कोई भी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि हाँ इसका आंसर बताना है तो वो लोग जरूर कमेंट में उसका आंसर बताते हैं। तो जितने भी साथी इसका आंसर बताए थे बिल्कुल सही बताए थे। चंपारण सत्याग्रह कब से हुआ था? 10 अप्रैल 1917 से। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। बिहार के चंपारण जिले से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1917 से। याद रखना आप सभी साथी। और यहां पर हॉकी में कुल खिलाड़ियों का संख्या मैं आप लोगों से पूछा था, जो कि बार बार मैं बताते रहता हूं। तो हॉकी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 है, क्रिकेट में भी 11 है, फुटबॉल में भी 11 है। उसके बाद से मैं कुश्ती में भी आप लोगों से बोला था कि कुश्ती में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई कुश्ती में आप लोगों का कितना है? ये आपका 2 रहता है। आप लोगों को पता ही होगा 2 पहलवान रहते हैं कुश्ती में। अब 3 पहलवान थोड़ी के जाएंगे। और ये जो कुश्ती है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। ईरान का राष्ट्रीय खेल है आपका। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और पूरे 50 प्रश्न को देख लेते हैं। पहले ये सारा प्रश्न कर चुके हो, आज रिवीजन क्लास है तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और बहुत जल्द एनडीसी क्लास जो एप्लीकेशन है ना, उसमें नेवी एमआर के लिए मार्कोस 2.0 बैच लाया गया था। तो बहुत जल्द वो बैच में जितना भी चैप्टर आपका है वो समाप्त होने वाला है, 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यूट्यूब पर पूरे 50 प्रश्न का मैं सेट लेकर आऊंगा और टाइम वही 30 मिनट का ही मैं दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर संघाई बंदरगाह हो जाएगा, जो चीन में पड़ता है। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं, तो गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। याद रखना आप सभी साथी। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह कौन सा है? संघाई बंदरगाह है, जो चीन में पड़ता है। याद रखना। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो मेरे भाई 50 प्रश्नों को देख लेना है। चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है, ये इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत के नियाग्रा का संज्ञा भी दिया जाता है। यह किस नदी पर स्थित है? वैसे मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को लिख सकता था कि चित्रकूट बंदरगाह किस नदी पर है, लेकिन मैं ये नहीं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। लेकिन ये सब मैं इसलिए लिखा हूं ना ताकि आपको पता चले कि चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसको भारत के नियाग्रा का उपाधि दिया गया है, ठीक है ना। पूछ देगा भारत के नियाग्रा का उपाधि किस जलप्रपात को दिया गया है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये किस नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात? तो इंद्रावती नदी हो जाएगा। जितने भी साथी इंद्रावती नदी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि सारा प्रश्न मैं करा चुका हूं। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। अब जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध है। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि भारतीय मृदा में जिस तत्व की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। भारतीय मृदा में जिस तत्व की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जस्ता हो जाएगा। जितने भी साथी जस्ता बता रहे हो राइट बता रहे हो। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं कि राजस्थान में कौन कौन सा झील है।
राजस्थान मतलब राजाओं वाला राज्य। और मेरे भाई देखो राज संबंध नाम से ही लग रहा है राजा, ठीक है ना, राज संबंध, जय संबंध मतलब राजा लोग जब आक्रमण करते हैं, विजय होता है, तो वहां से आपका जय संबंध आ गया और वो लोग फतेह हासिल कर लेते हैं राजा लोग। और जब फतेह हासिल करते हैं तो मतलब ढिंढोरा पिटवा देते हैं, मतलब ढिंढवाना झील भी हो जाएगा। ये याद करने के लिए मैं ट्रिक बताया हूँ एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा झील, ये सभी झील कहाँ पर है, तो ये आपका सभी झील राजस्थान में है। जितने भी साथी ऑप्शन ई बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं से कोई बैच नहीं लिए हो नेवी एमआर के लिए, आपको नेवी एमआर का पेपर देने जाना है, चाहे फर्स्ट बैच के लिए चाहे सेकंड बैच के लिए, तो आप पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हो। वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और वहां सिर्फ 79 रुपए में आपको पूरा पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा, जिसमें नेवी एमआर का जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जितना भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का प्रश्न इस तरह से बहुत अच्छे से क्रम वाइज दिया गया है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, गंगा, अरवरी, चंद्रा और अलकनंदा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूं कि भारत की अगर सबसे बड़ी नदी बोल देगा तो भारत की सबसे बड़ी नहीं, भारत की सबसे लंबी नदी बोल देगा, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप लोगों को मैं अच्छे से बताया हूं, तो वो आपका गंगा नदी है। और भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है, जो राजस्थान में पड़ती है। अरवरी नदी कहां पर पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है, और ये भारत की सबसे छोटी नदी है, ठीक है ना। नदी के बारे में आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। ये जो अरवरी नदी है ना, तो 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। अरवरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 45 किलोमीटर है। अरवरी नदी क्या है, भारत की सबसे छोटी नदी है। अरवरी नदी कहां पर पाई जाती है, तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहां पर है कि मानस नदी किस नदी का उप नदी है। तो ये जो मानस नदी है ये किस नदी का उप नदी है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, ब्रह्मपुत्र बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ब्रह्मपुत्र इज राइट आंसर। मानस नदी किस नदी का उप नदी है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उप नदी है, याद रखना आप सभी साथी। यही सब तो पढ़ना है, ट्रैक चेंज नहीं करना है। नदी पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, जलप्रपात पढ़ना है, बंदरगाह पढ़ना है, यही सब तो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। इतिहास में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जो लोग पीडीएफ ले लिए है ना, तो उसके अलावा उन लोगों को दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप लोग हमेशा क्लास करते रहोगे तो आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, अच्छे से आप लोगों को पता होगा। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया, जल्दी से बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, कैपलर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, कैपलर द्वारा हुआ। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, कापरनिकस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है मेरे भाई, तो ये कापरनिकस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सौर मंडल के क्या है, खोजकर्ता है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। सौर मंडल के खोजकर्ता कापरनिकस हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो कैपलर ने, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत पूछ रहा है मेरे भाई। अगर पहला बोलता तो वो आपका माउंट एवरेस्ट ही हो जाता, आप लोग को पता ही होगा। और कंचनजंगा भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वत चोटी है। यहाँ पर बोल रहा है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर मकालू पर्वत हो जाएगा। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट से बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार मैं आप लोगों को माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दिया हूँ। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी, पाली, हिंदी, देवनागरी और ब्रज। तो बहुत अच्छे से इसको भी मैं आप लोगों को बताया हूँ मेरे भाई। पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गौतम बुद्ध हैं वो किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में। और प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सा भाषा का प्रयुक्त होता था, तो पाली भाषा का, याद रखना आप सभी साथी। और गिनती करते जाना कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, जल्दी से बता दो आप सभी साथी। तो पहिए का आविष्कार, जितने भी साथी नवपाषाण काल बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है ना।
पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या था? भगवान पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और नेमिनाथ। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के बारे में बोल रहा है। अगर बोल देगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, अगर संस्थापक बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर जैन धर्म का संस्थापक बोल देगा ना तो ये ऋषभदेव हो जाएगा। और जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक बोल देगा या 24वें तीर्थंकर बोल देगा तो ये कौन हो जाएंगे मेरे भाई? 24वें तीर्थंकर अगर बोल देगा तो ये हो जाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है ना। और वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। और वैसे अगर पूछ देगा जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है तो ऋषभदेव को। ये सबसे पहले आपके जैन धर्म के मतलब संस्थापक हैं, ठीक है ना। और लास्ट जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। तो पहले आपके ऋषभदेव थे और 24वें महावीर स्वामी थे। तो जो पहले थे उनको संस्थापक के रूप में माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये महावीर स्वामी को माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। अब यहाँ पर 22वें तीर्थंकर के बारे में बोल रहा है ना मेरे भाई, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये मेरे भाई आपके भगवान पार्श्वनाथ थे, याद रखना। आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ थे। 22वें नेमिनाथ थे। इसके संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखो ये जो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, तो किस भाषा में ये अपना उपदेश दिए? तो वो प्राकृत भाषा में दिए। गौतम बुद्ध पाली भाषा में दिए। तो ये सब भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये प्रश्न तो सभी लोगों को पता होगा ना मेरे भाई। गौतम बुद्ध है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो बोध गया में हुआ। पहले उसका नाम गया था, ये बिहार में पड़ता है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस जगह का नाम गया से बोध गया रख दिया गया। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ठीक है ना। क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद से जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे भाई ये इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध पड़ गया, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ गया। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ गया जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कहाँ पर हुआ? गया में हुआ। जब गया में इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो गया का नाम बोध गया हो गया। सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ पर दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे, याद रखना आप सभी साथी। पहला उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ पर दिए थे? तो ये मेरे भाई सारनाथ में दिए थे। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। ये कट रहेगा, श्रावस्ती यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर दिए थे सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई गौतम बुद्ध का? तो इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ, ठीक है ना। वो हमारे घर से 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर यही मोहम्मद बिन कासिम ने ही आक्रमण किया था, ठीक है ना। मैं आप लोग को बताया हूँ अरब आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी के बारे में। एप्लीकेशन से जो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से जो लोग नेवी एमआर के लिए मार्कोस 2.0 बैच लिए है ना, बहुत अच्छे से ये सब बताया हूँ। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और ये 712 ईस्वी में ही भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद से इसके बाद से बहुत लोग भारत में आए। उसके बाद से 1947 में अपना देश फिर से आजाद हुआ। सोचो 712, अभी इससे पहले सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। लेकिन पहला मुस्लिम आक्रमणकारी ये आपका है मोहम्मद बिन कासिम है। और जो आपका वो जो आपका 312 जो आपका सिकंदर था पुर्तगाली था, पहले वो आक्रमण किया था भारत पर। फिर उसके बाद 712 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद से बहुत लोग आए, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत का जितना भी खजाना था लूट कर ये लोग चले गए लेकर। तो वो बहुत बड़ा इतिहास होता है मेरे भाई। इतिहास को जब पढ़ने लग जाओगे तो सिर्फ इतिहास ही पढ़ते रह जाओगे और एक ही प्रश्न पूछेगा। तो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करा ही दिया हूँ बहुत अच्छे से। सती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ, सती प्रथा किसे कहते हैं? बहुत बार बता चुका हूँ तो उम्मीद करता हूँ ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। सती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? जितने भी साथी
ऑप्शन ए बता रहे हो, राजा राम मोहन राय बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। सती प्रथा का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। गिनती करते जाना कितना सही हो रहा है। चौसा का युद्ध कब हुआ, जल्दी से बताओ मेरे भाई। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ मेरे भाई, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना 1526 में हुआ। पलासी का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। अब मेरे भाई चौसा का युद्ध पूछ रहा है ना, तो मेरे भाई चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1539 में हुआ। याद रखना आप सभी साथी, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्मी का फुल फॉर्म क्या है। सभी लोगों को पता होगा कि आर्मी का फुल फॉर्म अभी कल ही मैं एप्लीकेशन में पढ़ाया था, अलर्ट रेगुलर, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, अलर्ट ये आपका क्या हो जाएगा। ये मेरे भाई कितना बार, ये कितना बार आप लोगों का अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग आ गया, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर भी आपका ये दोनों में से कोई भी मान सकते हो, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग हो जाएगा। यहाँ भी आपका यंग है, यहाँ भी यंग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का नाम है, जल्दी से बताओ रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का नाम है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। शोएब अख्तर का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस है। शोएब अख्तर का नाम क्या है, रावलपिंडी एक्सप्रेस है, दिमाग में बैठा लेना। शोएब अख्तर का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता द्वारा कब अपनाया गया। अच्छा ये बात है क्या, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, बहुत अच्छे से बताया हूं। अब देखो कितना मजा आ रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को अच्छे से बताया था। जो आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज क्या है मेरे भाई, आपका जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, इसे कब अपनाया गया मेरे भाई। अगर पूछेगा तिरंगे का अनुपात पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा ना, लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो बोल रहा है इसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसे कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। और जो आप लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह है वो आगे शायद आएगा, ठीक है ना, उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई, कोलकाता, लाहौर और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ मेरे शेरों, ये सब प्रश्न आपके नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि 50 प्रश्न आज लिए गए हैं। दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, ये बोला गया है दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है। मेरे भाई मैं इसको करा चुका हूं ना, तो गलती तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पुराना क्लास में रखिए हो, तो मेरे भाई मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो गलती तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे भाई इस चैनल का तो यही खास बात रहता है, जितना पढ़ाया जाता है ना, जो लोग आर्मी का तैयारी किए हैं उन लोगों को पता होगा, उतना मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। यहाँ पर है कि चिल्का झील जो आपका है, चिल्का झील बोला है कि प्रदेश निम्नलिखित नदियों के मुहाने के बीच स्थित है। तो ये किस नदियों के मुहाने के बीच स्थित है, ये जो चिल्का झील है उड़ीसा में है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। इसका राइट आंसर होगा महानदी और गोदावरी। चिल्का झील कहाँ पर है, तो मेरे भाई ये जो आपका चिल्का झील है ये कहाँ पर है बताओ, ये जो आपका चिल्का झील है ये कहाँ पर है मेरे भाई। जो चिल्का झील है ना ये उड़ीसा में है, याद रखना आप सभी साथी। और जो आपका बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील है भारत का चिल्का झील, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किस नदियों के मुहाने के बीच में है, तो ये महानदी और गोदावरी के बीच में। ऐसा प्रश्न आपके नेवी के पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा से ये लोग प्रश्न को घुमा कर पूछ देते हैं। नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ, जल्दी से बताओ। 2014, 2015 में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, इसका राइट आंसर बताओ आप सभी साथी।
नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ, 2014 में लाया गया, लेकिन स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ, ठीक है ना। 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे वाह, क्या हो गया मेरे भाई? देखते हैं, एक न्यूज आया है। मिल गई सेना को खुली छूट, पीएम आवास पर बैठक में फैसला, कश्मीर में 48 पर्यटन स्थलों को किया गया बंद। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तानों का चर्बी लग रहा है कि अब इंडियन आर्मी खींचेगी, ठीक है ना। पाकिस्तानों का चर्बी इंडियन आर्मी खींचेगी। देखते हैं क्या होता है। 48 घंटे में कितना, देखते हैं। 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थलों को, मतलब 48 जगह ऐसा है जम्मू कश्मीर में घूमने वाला, तो उस जगह को बंद कर दिया गया है जब से हमला हुआ है। ऐसा ना सोचो कि अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा चल भी रहा होगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, अपने जो भारत के लोग उधर गए थे, निहत्थे लोगों पर जो गोलियां चलाया गया और धमकी दिया गया कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को बताओ, तो 2 दिन बहुत शोर मचा। उसके बाद से अभी ज़्यादा हल्ला गुल्ला देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो पाकिस्तान वाले होंगे वो सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, और हिंदुस्तान में कुछ ऐसा राज्य है ना, अगर सिर्फ इन राज्य के लड़कों को अगर छूट दे दिया जाए ना, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, इधर के लड़के बड़ा खतरनाक होते हैं। बड़ा, देखो, सही के लिए सही होते हैं और खराब के लिए इतना खराब होते हैं ना कि इन लोगों को AK-47 का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देसी कट्टा लेकर घुस जाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है ना। कोई भी परमाणु बम का जरूरत नहीं पड़ेगा, और 48 घंटा के अंदर में पूरे पाकिस्तान को ये लोग साफ कर देंगे। पूरे पाकिस्तान का जितना संख्या होगा ना, उतना संख्या अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान को मिलाकर होगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान वालों ये नहीं सोचना कि अभी हिंदुस्तान का जो सरकार है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, तो वो लोग शांत बैठे हुए हैं। जो तुम लोग किए हो ना, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। भले से अभी शांति माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे तुम लोग का रूह कांप जाएगा, और फिर दोबारा कभी ऐसा हरकत करने के लिए नहीं सोचोगे। थोड़ा सा सब्र करो और देखना, फिर तमाशा देखना। अभी तो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटन स्थलों को अभी वहां पर मना कर दिया गया है जाने के लिए। अभी बहुत सारी चीजें की जाएगी, तो टेंशन ना लो। तुम लोगों का दवाई होगा, बढ़िया से होगा, जैसा चाहते हो वैसा होगा, ठीक है ना। चलो इसका राइट आंसर बताओ। नीति आयोग की स्थापना 2015 में, यहां पर आपका हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक भाई साहब, जैसे मैं एप्लीकेशन में जब क्लास करा रहा था, तो वो अपना आईडी पाकिस्तान के नाम से बना लिए थे और एक नारा लगाए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करना, जिंदगी में कभी भी ऐसा गलती नहीं करना। मजाक आप जो सोचते हो ना कि भाई मजाक मजाक में बोल दिया, आपके ऊपर कौन कौन सा धारा लगेगा आपको भी नहीं पता होगा। ऐसा ये मजाक होता ही नहीं है मेरे भाई। जो हमारा दुश्मन देश है वो दुश्मन देश है, तो ऐसा मजाक कभी भी नहीं करना। कहीं भी उसका जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसके बारे में कभी भी तारीफ नहीं करना है, भले से कुछ हो या ना हो, तारीफ कभी भी नहीं करना है मेरे भाई। मैं अपने देवरिया जिले का बात बता रहा हूं। कल मैं न्यूज में देखा था, कुछ लोग, जैसे जो पहलगाम में हमला हुआ ना, उधर जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसको लेकर कुछ लोग शोक मना रहे थे, और वहीं पर एक दो लोग उधर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिए। अभी वो लोग अंदर चले गए हैं, ठीक है ना। उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है, उन लोगों के ऊपर केस भी किया गया है। तो मेरे भाई, गलती से भी, भूल कर भी, मजाक मजाक में कभी ऐसा गलती नहीं करना है। पाकिस्तान का तारीफ कभी भी नहीं करना है, वो हमारा दुश्मन देश है, उसका कुछ औकात नहीं है, ठीक है ना। अपने देश का हौसला बढ़ाना है, तो कभी भी मजाक नहीं करना। आपका मजाक बहुत भारी पड़ जाएगा, ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो यूपी बिहार के लड़के हैं, इन्हीं लोगों को नहीं बर्दाश्त होगा, ठीक है ना। और कोई लड़का सुनेगा तो वो आपके घर जाकर, घर से निकाल कर ऐसा हाल करेगा, तो आप ऐसा हाल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा मजाक नहीं करना है, ठीक है ना। चलो, बंदरगाह जहां कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है, जल्दी से बताओ आप सभी साथी। मैं इतना बात इसलिए कर दिया हूं, ये सब बताना जरूरी था। डायमंड हार्बर हो जाएगा। अब मैं सीधे प्रश्नों की तरफ बस चलूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1 अप्रैल 2001 को
उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संसद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो संसद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता कौन है, जल्दी से बताओ। मलिक मोहम्मद जायसी, कितने लोग बता रहे हो मेरे भाई? मलिक मोहम्मद जायसी, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज नहीं है? तो मेरे भाई इसमें से कौन सा एक अनाज नहीं है? जितने भी साथी सरसों बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, सरसों कोई अनाज नहीं है। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, कर्णम मल्लेश्वरी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मेरे भाई फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर आप कहीं से कोई बैच नहीं लिए हो, जो नए आए हो, काफी लोग वीडियो भगा भगा कर देखते हैं, अगर कोई बैच नहीं लिए हो, नेवी एमआर के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो इस पीडीएफ से ही आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ का प्राइस ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपका 89 रुपया इस पीडीएफ का प्राइस है। करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसमें आईडी पासवर्ड बनाना है, पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 89 रुपया पे करके ये पीडीएफ आपको ले लेना है, क्योंकि पीडीएफ में नेवी एमआर के सिलेबस के हिसाब से सभी प्रश्नों को दिया गया है। तो देख लेना, काफी सारे दोस्त इस पीडीएफ को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई बैच नहीं लिए हो तो, अगर कोई बैच लिए हो तो पढ़ाई करो वहां से अच्छे से। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। आयुष मंत्रालय का स्थापना 9 नवंबर 2014 इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली की मुद्रा क्या हो जाएगा, बताओ आप सभी साथी। देखो इधर पता नहीं कहां बारात आया है, पटाखा छूट रहा है, सुनाई दे रहा है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ मेरे शेरो। चिली पीसो हो जाएगा, चिली का मुद्रा चिली पीसो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? तो क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है, जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर जितने भी साथी क्विक रेस्पॉन्स कोड बता रहे हो राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जॉर्डन की राजधानी जल्दी से बताओ कि जॉर्डन की राजधानी कहां पर है? मेरे भाई जॉर्डन की राजधानी आपका कहां पर है? तो ये अम्मान है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। और टोक्यो तो आप लोगों को पता ही होगा कि जापान का है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अच्छे से आप लोगों को पता होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है ना, तो मेरे भाई जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर जनसंख्या सबसे, ये आपका सबसे कम जनसंख्या साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो वो आपका बिहार हो जाता है, ठीक है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जल्दी से बताओ आप सभी साथी। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, टाइटन बता रहे हो, राइट बता रहे हो। बृहस्पति के बारे में अच्छे से बताया हूं, सबसे बड़ा ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ मेरे भाई। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? तो आकाश क्या कहलाता है, जल्दी से आप सभी साथी बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो मेरे भाई बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। और भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जयपुर को जाना जाता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। ऑप्शन बी जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय यहाँ पर पूछ रहा है, तो जल्दी से आप लोग बता दो कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कोसी किस नदी से होकर, किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर बहुत लोग गलत बताए होंगे, तो ऐसे आप लोगों को
गलती नहीं करना है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि कोसी नदी किस राज्य में बहती है, ये नहीं बोल रहा है। किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये गुजरात से होकर गुजरती है। ये प्रश्न पूछा गया था कन्फ्यूजन में डालने के लिए। बहुत लोग बिहार करके आ गए। बिहार का शोक अगर बोलेगा तब कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात से। याद रखना, आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया। देखो जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो आपका है, तो कब अपनाया गया, बहुत अच्छे से बताया हूँ। 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह जो है तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और आप लोग कल बताए भी थे। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। जितने भी साथी गांधीनगर बता रहे हो, राइट बता रहे हो। मध्य प्रदेश का भोपाल है, राजस्थान का जयपुर है, उत्तराखंड का देहरादून है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे शेरों, जल्दी से बताओ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या जो आपका है, मैं आप लोगों को अच्छे से उसमें बताया हूँ जनसंख्या चैप्टर से। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ, 1951 में हुआ, ठीक है ना। और जनगणना का जो शुरुआत हुआ 1872 से हुआ। जनगणना का शुरुआत किसके शासनकाल से हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। नियमित जनगणना का शुरुआत कब से हुआ, तो मेरे भाई नियमित जनगणना का शुरुआत आपका 1881 से हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुआ, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं, जल्दी से बताओ मेरे शेरों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये दिल्ली है, ठीक है ना। दिल्ली में कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है ना। फुटबॉल साकर जितने लोग बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि थाई पुसम त्योहार किन निम्नलिखित में से किस समुदाय में मनाया जाता है, तो जो थाई पुसम त्यौहार है तो ये तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं। थाई पुसम त्यौहार किस समुदायों में मनाया जाता है, तो ये तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो मेरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, 1935। जितने लोग बता रहे हो, आप सी जितने भी साथी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। वैसे तो ब्रिटेन का कोई मतलब राष्ट्रीय खेल वैसे तो नहीं है अगर सर्च करोगे तो, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट को ही माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आपका क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का आपका हॉकी है, टेबल टेनिस चीन का है, आप लोग को पता ही होगा। चलो, अभी आप लोगों का पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो गया है। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।